जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान आर्मी के अंदर विद्रोह हो चुका है। आजाद कश्मीर रेजिमेंट के जो ट्रुप्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉयड हैं, उन्होंने अब बगावत करना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ा सरदर्द अब सामने आ चुका है मुन्नी के लिए। और इनफैक्ट 1971 की बातें चल रही हैं इस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। और पाकिस्तान और के जो लोग हैं, के जो खास करके जो थिंक टैंक्स हैं और जो सरकार के लोग हैं, वो अब मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि ईरान के साथ अब एक पावर कॉरिडोर बनेगा पाकिस्तानियों का। जी हाँ, आज तक पाइपलाइन तो नहीं बना, लेकिन पावर कॉरिडोर बनाने का यहाँ पे प्लान है। लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है वो भी हम बात करेंगे आज। लेकिन पाकिस्तान ने जो उनकी नाक कटी है, पाकिस्तान आर्मी की, कराची के अंदर जो हमला हुआ टीटीपी के द्वारा, उसको डाइवर्ट करने के लिए आज एक और फेक न्यूज, एक खबर प्लांट कर दिया कि बीएलए के ऊपर हमला कर दिया पाकिस्तान आर्मी ने। और जो कराची में जो हुआ उसको लेके कुछ नए खुलासे भी हुए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब पूरे ईरान को साफ करने का, मतलब खत्म करने का आज एक धमकी दिया। और ईरान ने खुलेआम बोल दिया कि होर्मुज हमारा है, हम पीछे नहीं हटेंगे और हम जंग लड़ने के लिए तैयार है। ये ईरान ने बोल दिया। बहुत बड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। और रशिया ने अब ये कहा है कि वो डीजल के ऊपर बैन लगाने का निर्णय ले सकता है, एक्सपोर्ट का। जी हाँ, बहुत बड़ा यहाँ पे चीज हो चुका है। अगर ये चीज होता है तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट भारत के ऊपर गिरेगा। इस पे भी आज हम बात करेंगे। और भारत ने आज नेपाल को एक भेंट दिया, एक गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट क्या है हम वो बात करेंगे। और अब एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि कैसे 50 से ज्यादा टेररिस्ट 6 स्टेट्स में इस समय एक्टिव हैं। बहुत बड़ा आज खुलासा हुआ है। और इसमें अलकायदा और पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट इसमें शामिल है। और मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा अटैक अगर ये हो जाता तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता, उसको बस्ट कर दिया गया है। मुंबई के अंदर 15,000 लोगों को मारने की यहाँ पे साजिश रची जा रही थी, वो बस्ट हो चुका है। यहाँ पे क्या चल रहा है वो भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे नॉर्दर्न सेक्टर में पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ज्यादा हलचल देखी जा रही है आर्मी के द्वारा। हमारे सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणी, वो भी जनरल वहां चले गए। वहां पे क्या चल रहा है, और इस टाइम पे पीओके में ये सारी चीजें चल रही हैं, उस टाइम पे वो वहां चले जाते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे और खबरें हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कुछ ही खबरें हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लाइक का बटन अभी का अभी दबा दीजिए। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अगले 30 से 40 मिनट के अंदर शेयर करूंगा, इकट्ठा आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, इकट्ठा नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारी जो शुरुआत है हम इस खबर से करेंगे कि इस समय पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक विद्रोह हो रहा है। अब ये जो रिपोर्ट है न्यूज़ 18 में आई है और कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस चीज का खुलासा किया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो पूंछ का, वहां का जो पूंछ है, उसका जो कमिश्नर है, पूंछ डिविजनल कमिश्नर सरदार वहीद खान, उसने एक चिट्ठी लिखी है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो लीडर है ख्वाजा मेहरान अरशाद, उसने एक भाषण दिया जहां पे उसने जो भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ओरिजिन के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर काम करते हैं, उनको बगावत करने के लिए कहा है अपने एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट। और ये चिट्ठी के अंदर लिखा है कि उनके ऊपर क्रैक डाउन करने की जरूरत है। और इसके अंदर इस समय ये भी लिखा है कि जो रिटायर्ड आर्मी वाले लोग हैं और जो सर्विंग वाले हैं, अब ये ध्यान से सुनिए, जो अभी सर्विंग पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स हैं, वो इस समय प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और जो छुट्टी पे हैं और बहुत सारे लोग जो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग शामिल हो रहे हैं। और अब ये चिट्ठी में ये लिखा है कि ये 50-100 की बात नहीं कर रहे हैं, माना जा रहा है हजारों लोग यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। और अब ये बोला गया है कि इन लोगों के एसेट्स को सीज कर लेना चाहिए और इन लोगों के पास जो बैंकिंग अकाउंट्स है उसको फ्रीज कर देना चाहिए। ऐसा इस समय एक इस चिट्ठी के अंदर ये जो कमिश्नर ने पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को बोला है। अब देखिए, आजाद कश्मीर बोलते हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, जो जिन लोगों ने 1948 में जिनके बाप दादाओं ने रेड मारा था,
भारत के अंदर और जो नरसंहार किया था भारत के अंदर, जिन लोगों को मारा था, अफरीदी ट्राइब्स हैं और जो सुधान करके एक ट्राइब है, वजीरिस्तान के जो ट्राइब्स हैं, उन लोगों ने बहुत सारे जुल्म किए भारत के साइड पे और हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया। आज उन्हीं के जो बच्चे और उन्हीं के जो फैमिली वाले जो लोग पाकिस्तान के आर्मी में काम कर रहे हैं, वो उन्हीं के फैमिली को तड़पते हुए देख रहे हैं, गिड़गिड़ाते हुए देख रहे हैं पीओके के अंदर। इसलिए वो कहते हैं कि कर्मा होता है, कर्मा कभी पीछे नहीं छोड़ता आपका। अगर आपने गलत काम किया तो भोगना पड़ेगा। तो यही स्वाद आ रहा है अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। जो जिहादी लोग हैं, जिन लोगों ने रेड मारा था, आज उनके बच्चे देख रहे हैं कि उनकी चीखें सुन रहे हैं वहां पे। 30 दिन से ब्लॉकेड लगा हुआ है इस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, और आज भी भाषण हो रहे हैं वहां पे। कुछ वीडियोस में देख रहा था, आज भी वहां पे कुछ वीडियोस आजाद सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के मैं देख रहा था ट्विटर के अंदर। प्रोटेस्ट तो आज भी हो रहे हैं। इनफैक्ट एक क्लिप हम लोग साथ में देख लेते हैं। मैनू नहीं समझ आती ये किदा फैसला है, जिदा भी है दरखास्त करना, इस फैसले ते नजरसानी करो। आजाद कश्मीर ने जेड़े एंट्री पॉइंट ने, जिथे कोई परेशानी मुसीबत है उत्थे ते जेड़ा इंतजामी काम करना तुसी करो। लेकिन मैनू ये नहीं समझ आती भाई पिंबर जही पुरअमन जगह च इत्थे जेड़े पाकिस्तान दे पंजाब ने एंट्री पॉइंट ने उत्थे समान रोकना, ओदी तलाशी करनी, ओदा क्या मतलब है? इस तरह खलीज वधनी है, घटदी नहीं है। तो ये जो बंदा है कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर है अनवर उल हक। भिंबर में ये स्पीच दे रहा है जहां पे हमने ठोका था पाकिस्तानियों को। खैर, तो वो भी अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो गया है और आज भी यहाँ पे ब्लॉकेड देखा गया है। अब कुछ रिपोर्ट्स आईएसआई के द्वारा स्प्रेड की जा रही है कि अभी ट्रेडर्स जो ट्रांसपोर्ट का जो स्ट्राइक है वो लिफ्ट करने वाले, लेकिन बात तो यहाँ उनका ट्रेडर्स का तो है ही नहीं ना। बात तो यहाँ ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने पूरा यहाँ पे ब्लॉकेड लगा के रख दिया है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो ये पूरा यहाँ पे और 1971 की बातें की जा रही है। बंगाल के अंदर जो चीज हुआ अब वो यहाँ पे होगा, ऐसी सब बातें इस समय हो रही है। अब आप देखिए, यही कहते हैं पाकिस्तान भर के अवाम से कि क्या एक इदारा बादशाह बन गया है इस मुल्क में, जहां ना अवाम के वोट की कदर है, जहां ना कोई राय है। तो ये आज भी यहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत भयंकर लेवल पे आज हुए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आजाद कश्मीर की सिचुएशन तो ऐसी है। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि आज न्यूज 18 को ही कुछ सरकार के सोर्सेज ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया। आप में से कुछ लोगों को अगर डाउट था कल के रिपोर्ट के अंदर कि इंडस वाटर ट्रीटी के जो कंसेशंस क्या हम कुछ दे रहे हैं, एयर स्पेस, एक अफवाह फैला गया था ना आईएसआई के द्वारा कि हम लोग एयर स्पेस ओपन करेगा पाकिस्तान और हम इंडस वाटर ट्रीटी को बेंच से हटा देंगे। वो पूरा फेक है। आज सरकार ने कंफर्म कर दिया है मीडिया को, और ट्रैक टू टॉक्स भी कुछ नहीं हो रहे हैं। सरकार ने बहुत ही क्लियरली ये बोल दिया है। हालांकि इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट हमने कुछ सुना नहीं है। आई थिंक हमें वो दे देना चाहिए, इसमें कोई दो राहें नहीं है, ताकि ये जो कंट्रोवर्सी है ये झट से खत्म हो जाएगा। वरना ये पाकिस्तान का यहाँ पे फायदा हो रहा है इस समय। जो सोशल मीडिया के अंदर, भारत के अंदर जो कंफ्यूजन पैदा की जा रही है, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में सब लोग बात कर रहे हैं कि क्या टॉक्स चल रहे हैं। तो आई थिंक हमारे सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को और हमारे किसी सीनियर मिनिस्टर को अभी कुछ खुल के बोलने की जरूरत है यहाँ पे, ताकि ये पाकिस्तान को जो फायदा पहुंच रहा है साइऑप्स के लिए वो बंद हो जाए। आज वैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आज एक स्टेटमेंट दिया कि रणधीर जायसवाल जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया कि जो कराची में जो राह की साजिश बोला था, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया था, उसके अंदर हमने बात किया था, हमने रिजेक्ट कर दिया ऑब्वियसली इस चीज को। और पाकिस्तान को उनके जो इंटरनल सिचुएशन है जहां पे वो टेररिस्ट को पनपने देते हैं, उसको देखने के लिए कहा। तो बॉयलर प्लेट एक रिस्पांस रणधीर जायसवाल जी ने आज दिया है यहाँ पे पाकिस्तान को लेके। तो ये आज पाकिस्तान से ये कुछ अपडेट्स थे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, अफगानिस्तान को अब भारत, इससे पहले की और महत्वपूर्ण अपडेट से उस पे आए, अफगानिस्तान को भारत अब बासमती राइस एक्सपोर्ट कर रहा है। जो भी उनका बिजनेस बंद हो गया था पाकिस्तान से, चावल, राइट, तो वो अब अफगानिस्तान कॉम्पनसेट कर रहा है। तो भारत से कॉम्पनसेट कर रहा है यहाँ पे। तो ये एक आज एक और अपडेट है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी एक पाकिस्तान को लेके, चलो पाकिस्तान को खत्म कर देते हैं, जो भी अपडेट्स है पाकिस्तान के, तो एनआईए ने आज जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन नेटवर्क पूरा जो 6 स्टेट्स में बस्ट किया है। अब हमने 2 महीने पहले विजयवाड़ा के अंदर जो बस्ट हुआ था वो हमने कवर किया था। अब आज माना जा रहा है कि 50 लोग, 4 डजन लोग यहाँ पे इन्वॉल्व
इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेल्लारी, बंकुरा, पटना, राजस्थान, मल्टीपल लोकेशंस के अंदर ये चीजें बस्ट हुई हैं और एनआईए ने अब इसका पूरा यहाँ पे आज खुलासा कर दिया है कि इस चीज को रेडिकलाइज, और यहाँ पे जो है आईएसआईएस और अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब ये पूरे पाकिस्तान का ही पूरा ब्लूप्रिंट है, इसको आज बस्ट कर दिया। देखिए हर हफ्ते हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान का जो क्या बोलते हैं कुछ ना कुछ बस्ट होते जाता है, राइट। साजिश। एक लास्ट अपडेट है इससे पहले कि हम आगे बढ़े और पाकिस्तान को लेके है। ये आज पाकिस्तान के अंदर फरूक सलीम नाम का जो बंदा है, ये आज बड़ा वहां पे उनका जो बड़ा न्यूज़पेपर है वहां पे उसने लिखा है कि जी पाकिस्तान ईरान कॉरिडोर बनेगा, पावर कॉरिडोर बनेगा। अब ये पूरे सपने दिखाए जा रहे हैं पाकिस्तान को कि सिर्फ हमें पाइपलाइन नहीं करना चाहिए, हमें तो पूरा पावर कॉरिडोर कर लेना चाहिए। 500 मेगावाट 3000 मेगावाट्स का होना चाहिए, पेट्रोकेमिकल्स होने चाहिए, यहाँ पे ग्वादर और छाबर को सिस्टर सिटीज बनाना चाहिए। जी हाँ, ऐसा भी यहाँ लिखा है। पाकिस्तान को एनर्जी हब बनाना चाहिए, पाकिस्तान से पूरा एनर्जी पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट होगा, ईरान से पाकिस्तान आएगा, फिर पाकिस्तान से सब जगह पे जाएगा, और पावर ग्रिड को हम कनेक्ट करेंगे और हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे सबको। पूरा यहाँ पे एक ख्याली पुलाव यहाँ पे पका है कि $2 बिलियन पावर ग्रिड होना चाहिए, एमोनिया का 1.5 बिलियन होना चाहिए, पूरा यहाँ पे लाहौरी चूर्ण यहाँ पे कर दिया। लेकिन ये कैसे पंक्चर हो गया जी? वो पंक्चर ऐसे हो गया कि आज जो सो कॉल्ड सी स्टॉक था, सॉरी पी स्टॉक था, वो कोलैप्स हो चुका है। आज अमेरिका ने बहुत ही क्लियरली बोल दिया है कि हम तो ये टॉलरेट नहीं करेंगे, और हमले कर दिए, वापस हमले कर दिए ईरान के ऊपर मल्टीपल लोकेशंस के अंदर। ईरान ने भी बहरीन कुवैत में हमले कर दिए। तो ये, और ऊपर से अमेरिका अभी इतना, डोनाल्ड ट्रंप ने तो आज इतना भड़क चुका है वो आज कि उसने ये सीरियसली बोल दिया कि अगर ईरान वायलेट करेगा, तो मैं लिटरली कोट कर रहा हूं जो ट्रंप ने बोला है, देयर मे बी अ पॉइंट व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू बी रीजनेबल एंड विल बी फोर्स्ड टू मिलिटरीली कंप्लीट द जॉब दैट वी सक्सेसफुली स्टार्टेड। इफ दैट हैपेंस, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब आप सोचिए, विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ये बोल दिया है मतलब। तो इस टाइम पे जो पाकिस्तानी को, उन लोगों को प्री मैच्योर आदत है ना, आप समझ जाइए क्या है, प्री मैच्योर सेलिब्रेशन की आदत है ना पाकिस्तानियों को। तो अब आज यहाँ पे ये बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो अब ये तो कहीं नहीं जा रहा है, ये वॉर तो अब चलता रहेगा, क्योंकि आज ईरान ने भी काफी हार्ड स्टांस लिया है, राइट। ईरान के अरगची ने आज बोल दिया है, ईरान विल हैव द सोल कस्टडी ऑफ हॉर्मुज आफ्टर नाइट ऑफ स्ट्राइक्स। कोई यहाँ पे ये जो मेमोरेंडम ऑफ कूड़े कचड़े में चला गया है, ये जो सो कॉल्ड पीस डील जो साइन हुआ था, यहाँ पे इंटरिम डील जो साइन हुआ था, और बोल दिया है ये इसने। और आज इवन हिजबुल्लाह ने भी आज ये बोल दिया है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा अगर इजराइल और लेबनान के बीच में डील हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लेबनान के फ्रंट पे भी यहाँ पे आज इसने ये बोल दिया ये बात। तो इजराइल का फ्रंट पे यहाँ पे कोलैप्स हो चुका है, हमले हो रहे हैं, और तो ये कहीं नहीं जा रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट। और इन सब के बीच में ओमान अब अचानक बोल रहा है कि हम टोल चार्ज करेंगे। जी हाँ, ये फ्रेश रिपोर्ट, आज वापस एक रिपोर्ट आया, ओमान ने मीटिंग्स किए हैं। अरगची ओमान गया था, अभी कल की बात है, और ओमान जब वो गया था, अब वो बाय द वे पाकिस्तान के एयरफोर्स के प्लेन में गया था। माना जा रहा है कुछ पाकिस्तान के आईएसआई के लोग भी थे वहां पे। तो यहाँ पे नया गेम क्या चल रहा है ओमान और ईरान के बीच में, और वो भी उस टाइम पे जब डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली बोल दिया कि मुझे ओमान को भी बॉम्ब करना पड़ेगा अगर ओमान टोल की बात सोचेगा भी। तो ओमान इतना बड़ा रिस्क किसके कहने पे ले रहा है? क्योंकि ओमान के पास कोई बहुत पावरफुल आर्मी है, ना कोई नेवी है, ना कुछ है। ओमान को बहुत क्लियरली पता है यहाँ पे कि वो अगर ऐसा कुछ सोचेंगे भी तो उनके साथ क्या हो सकता है। तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ क्या ये रीजनल यहाँ पे बैकडोर एक अलायंस बना है, जहाँ पे मुन्नी ने, पाकिस्तान ने पीठ पे छुरा भोंका है अमेरिका के साथ, सऊदी अरेबिया और जो जीसीसी के कुछ देश हैं उनके साथ मिलके। ये सोचने वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि मार्को रूबियो का ट्रिप भी अगर आप देखेंगे, ये जो सुन्नी एक्सेस वाले जो देश हैं वहां पे वो नहीं गया। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। और ओमान के साथ देखिए हमारा पाइपलाइन है, हो ना हो, पॉइंट यहाँ ये है कि ओमान के साथ हमारा जो अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई ओमान से आता है बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, ठीक है। अगर गल्फ से इस समय कहीं पे अनइंटरप्टेड सप्लाई आसानी से आ रहा है तो वो ओमान है, चाहे वो ऑयल हो या हमारा गैस हो, राइट। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत को हमें भी एक स्टांस लेना पड़ सकता है अगर ये बात हुई तो। ओमान अगर ऐसी कोई हरकत करता
है। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ओमान लास्ट मिनट में बैक ट्रैक कर देगा, क्योंकि अमेरिका का कुछ ज्यादा ही जोर है उसके सामने, वो ये नहीं करेगा। तो ये चीज यहाँ पे नोट करने की यहाँ पे हमें जरूरत है। और दूसरा एक छोटा सा अपडेट है कि इजराइल ने आज ऑफिशियली आर्मेनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज कर लिया। इजराइल के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने बोल दिया है। आप सोचे 15 लाख लोगों को मार डाला था आर्मेनियंस को, अब उनका जो नरसंहार हुआ था आज उसको इजराइल ने कर दिया। तो इजराइल भी क्लियरली यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा है। वैसे तो इजराइल, मैं आपको बता दूं, अजरबैजान का पार्टनर है, आर्मीनिया का नहीं है, याद रखना। इजराइल अजरबैजान को सपोर्ट करता है, आर्मीनिया को नहीं। लेकिन आज इजराइल ने आर्मेनिया को सपोर्ट किया। तो आप अब समझिए यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ एक डायनामिक्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं इस समय, राइट। तो ये सारी चीजें आज हो रही हैं। और इन सब के बीच में एक आज मुझे आप लोगों से, इससे पहले कि भारत के अंदर जो टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ है और उन सारी चीजों पे मैं बात करूं, पहले मुझे आज आप लोगों के साथ रशिया के बारे में बात करना है, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी चीज हो रही है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे ऊपर रहेगा। जी हाँ, अब रशिया यूक्रेन वॉर के अपडेट्स देना हमने बीच में बंद कर दिया था या एकदम लास्ट प्रायोरिटी रखा था, लेकिन आज अभी हमें इसको टॉप प्रायोरिटी देना पड़ेगा दोस्त। वो क्यों, पढ़ लीजिए आप स्क्रीन पे। रशिया में डिसाइड ऑन डीजल एक्सपोर्ट बैन ऑन मंडे, मतलब ये वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम पे आज संडे का दिन है, तो कल के दिन रशिया डिसाइड करेगा कि क्या रशिया डीजल एक्सपोर्ट बैन करेगा। और ये रशिया का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉर फ्यूल एनर्जी कॉम्प्लेक्स अलेक्जेंडर नोवाक ने अपने स्टेटमेंट में बोला है। वी डिस्कस दिस इश्यू लास्ट हेडक्वार्टर्स मीटिंग ऑन फ्राइडे नाउ। उस टाइम पे हमने बेसिकली, उसने कहा पिछले हफ्ते हमने डिसाइड किया था कि हम बैन नहीं करेंगे, लेकिन इस हफ्ते हमें मजबूर होना पड़ सकता है। ये क्यों, ये देखिए, इंडियन मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। डीजल एक्सपोर्ट कर्व्स हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंप्लीट बैन हो जाएगा, लेकिन कम हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों वापस, भारत का पिछले महीने 52% था रशियन ऑयल, 52%। और अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर रशिया यहाँ पे करेगा तो इसका सीधा का सीधा इंपैक्ट भारत के ऊपर यहाँ आने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी ईरान का जो सो कॉल्ड पीस डील है उसको वहां पे वो स्वाहा कर चुका है। तो ना ईरान को ऑयल का भी प्रॉब्लम हो सकता है जो अभी उन्होंने ओपन किया है मार्केट के अंदर, और ये भी हो सकता है। तो वॉलेटाइल सिचुएशन है। और यूक्रेन ने आज 2 और रशियन ऑयल रिफाइनरीज पे हिट कर दिया है। और यूक्रेन का अब एक प्लान है, 40 डे प्लान। जी हाँ, जेलेंस्की ने एक नया प्लान अनाउंस किया है आज उसके वीडियो में। तो बेसिकली 40 डे प्लान है जेलेंस्की का, 40 दिन रशिया इन, ये उसका कुछ ऐसा प्लान है। जेलेंस्की ने आज ये कहा कि इन अगले 40 दिन वो रशिया के ऑयल रिफाइनरीज पे हमला करेंगे। और 40 दिन के अंदर उसका, जेलेंस्की का दावा है, पुतिन इतना प्रेशर में आ जाएगा कि वो मान जाएगा रशिया यूक्रेन की जमीन को छोड़ने के लिए। जी हाँ, ये दावा आज इसने किया है। अब ये 40 दिन का जो टाइमलाइन है, ये इसको किस बेसिस पे इसने कैलकुलेट किया और किसने इसको दिया। और इस समय खबरें ये भी हमने डिस्कस की थी कुछ दिन पहले कि ट्रंप ने ऑथराइज किया है जेलेंस्की को अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करके रशिया के अंदर स्ट्राइक करने के लिए। तो ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जेलेंस्की को ऐसे डेडलाइंस वगैरह देने लगा है जेलेंस्की, राइट। और आज भी क्राइमिया के अंदर भी उसने आज अटैक किया ऑयल रिफाइनरी और पावर प्लांट में। मैं आपको बता दूं, क्राइमिया के अंदर फ्यूल बैन है नॉर्मल पब्लिक के लिए, सिर्फ मिलिट्री के लिए। हालत बहुत खराब है, 50 लीटर से ज्यादा बहुत सारे रीजन्स में डीजल नहीं मिल रहा है रशिया के अंदर। और आज पुतिन ने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि रशिया को स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब उसका एक उसकी जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी उसको वो एड्रेस कर रहा था। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रशिया के अंदर ना फ्री प्रेस मतलब है नहीं, होता नहीं है, राइट। वो तो पुतिन ही कंट्रोल करता है। तो जब भी पुतिन को कुछ मैसेज देना होता है ना, वो खुद ही माना जाता है ऐसा कि ऑर्गेनाइज करवा देता है कॉन्फ्रेंस, और फिर वो खुद ही मंच पे जाके एक मैसेज पहुंचा देता है। तो आज पुतिन ने, आज ही के दिन, जिस दिन ये जेलेंस्की ने 40 दिन का डेडलाइन दिया, पुतिन ने आज बोला कि रशिया कैन ओनली बी अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट कंट्री और देयर विल बी नो रशिया। मतलब ये अंत तक लड़ूंगा, लिटरली ये पुतिन ने ये बोल दिया है। उसने कहा कि दे ट्राई टू रिमूव अस एज अ ग्लोबल पावर, हमें निकालने की कोशिश की गई है, हम यहाँ पे डटे रहेंगे। तो पुतिन के लिए ये सर्वाइवल है, उसके रेजिम के लिए। और और उस टाइम पे ये खबर आती है कि डीजल एक्सपोर्ट बैन लग सकता है। तो आज कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आई थिंक इसको रीजन को अब ब्रिंक पे ला चुका है। आगे हम थोड़ा हमारे पड़ोस पे आते हैं, कंगलों पे आते हैं। अब
अब ये जो कंगलू हैं, एक इनको देख, ये लोगों ने क्या किया है, अब मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों ने अब जब हमने वीजा रिस्ट्रिक्शंस इनके जो ईज किए हैं, उसके बाद से थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए ना, कि हमने उनके वीजा अलाउ करना स्टार्ट कर दिया हमने, राइट। लेकिन ग्रेटिट्यूड दिखाना तो बहुत दूर की बात है, आज काफी हॉस्टाइल बिहेव कर रहे हैं। अब कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज बीजेपी के हेडक्वार्टर से स्टेटमेंट आया कि पिछले 1.5 महीने के अंदर, इनफैक्ट 1 महीने के अंदर 83 अटेम्प्ट्स हुए हैं बीएसएफ की वजह से, इन्वेजन अटेम्प्ट्स हुए हैं। जी हाँ, ये सो कॉल्ड इन्वेजन, मतलब इलीगल बांग्लादेशियों को भेजना इलीगल बोल रहे हैं वो। और उन्होंने बोला कि हमारा ऑलरेडी मीटिंग हो गया बीएसएफ और बीजेपी के साथ बीच में, उसके बाद में ये चीज कर रहा है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ऐसा आज बीजेपी ने स्टेटमेंट रिलीज किया। लाल मुनीरहट और जशोर और बहुत सारे जो रीजन्स हैं उसका पूरा यहाँ पे लिस्ट उन्होंने दे दिया। और आज भी एक और घटना हुई, जी हाँ, रामरामपुर बॉर्डर के पास आज हुआ है बांग्लादेश के। और आज पाकिस्तान का हाई कमिश्नर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजर फॉर डिफेंस के साथ मीटिंग किया उसने। जी हाँ, पाकिस्तान के हथियार, जो उनका JF-17 का डील और वो सारी चीजें यहाँ डिस्कस हो गई, राइट। तो यहाँ पे बांग्लादेश आज भी ये काफी ये, और ऊपर से रेथोरिक उनका आज भी कंटिन्यू था। और मोंगला पोर्ट तो कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, चाइना को दिया जा रहा है इस समय, राइट। और प्रो नेपाल आर्टिकल्स भी छपने स्टार्ट हो गए बांग्लादेश के अंदर, और वीजा सेंटर पे लाइनें लगने लगी हैं। ये देखिए, ये पूरा लाइन लग चुका है, लाखों लोग अब भारत आने वाले हैं। यही लोग नफरत फैलाया करते हैं भारत को लेके। और बांग्लादेश का हालत पाकिस्तान जैसा ही हो रहा है, क्योंकि वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये क्लिप आप देख लीजिए। নগদ প্রাপ্তির কথা বললেন ভাই, এই সমস্ত প্রশ্ন করবেন, আমরা খুব বিব্রত হই এখানে। উনি तो बेसिकली क्या है, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और जर्नलिस्ट ने बोला, एक प्रश्न पूछा कि आप क्या भीख मांगने गए थे चाइना में? जी हाँ, लिटरली। और ये जो उसका खलीलुर रहमान है, जो CIA का एजेंट है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया, पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था यूनुस केस में, वो बोलता है प्लीज मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट, हमें बहुत एम्बेरसमेंट हो रही है, हम वहां पे भीख मांगने के लिए कटोरा लेके नहीं गए थे, हम वहां पे चाइना और बांग्लादेश के बीच में रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए गए। तो लिटरली यहाँ पे पाकिस्तान की तरह कॉपी पेस्ट हो रहा है। बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर अब जस्टिफाई कर रहा है कि हम भीख मांगने नहीं गए थे वहां पे। तो कंगलू भी भिखारी बन रहा है। कल तक कंगलू कंगाल था, लेकिन मेहनत से 2 पैसा कमा रहा था, लेकिन आज कंगलू कंगाल से भिखारी बन चुका। और ये मैं रेथोरिक नहीं, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। पहले कंगलू कंगाल था, लेकिन मेहनत करके गरीब था वो, लेकिन अब वो भीख मांगने लगा है कंगलू। और आज ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई भारत का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये उसका फॉरेन मिनिस्टर बहुत डिफेंसिव हो गया आज इस बात को लेके। तो बांग्लादेश का तो ये तो इन लोगों का हालत है। लेकिन भारत के अंदर आज कुछ एक ऐसी चीज हुई जो अगर एग्जीक्यूट होता तक का सबसे बड़ा टेरर अटैक। जी हाँ, एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। अब ये घटना जो है, ये जो फाइनेंशियल कैपिटल है भारत का, मुंबई में हो, मोहर्रम का इवेंट चल रहा था और एक बंदा है वो लोगों को टैबलेट बांट रहा था मुंबई के अंदर। और वहां पे हजारों लोग थे। मोहर्रम का जो इवेंट होता है ना, वो लोग खुद को पेन देते हैं, उनका वो रिचुअल होता है। तो जब वो जो रिचुअल हो रहा था मुंबई के अंदर, वो खुद को जब पेन दे रहे थे वहां पे हजारों लोग, तो वो लोग पेन किलर लेते हैं बहुत लोग। तो ये जो बंदा है, ये इसकी आइडेंटिटी पे तो आते हैं बाद में, पहले मैं बताता हूँ इसने किया क्या है। तो ये बंदा वहां टैबलेट्स लेके गया, उसके पास माना जा रहा है 14,900 टैबलेट्स उसके पास थे अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, ठीक है। और 15,000 लगभग वहां पे वो मारने की क्षमता रखता था, 15,000 लोगों को। और वो टैबलेट्स बांट रहा था। कुछ लोगों ने उसके हाथ से वो टैबलेट खाई, वो लोग उधर ही, उनका तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए। फिर कुछ लोगों ने देखा कि ये बंदा ये पूरा टैबलेट निकाल के सबको बांट रहा है। फिर उन्होंने पुलिस को फोन किया और वहां पे बंदा पकड़ा गया। और फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये पूरे पॉइजनस जहर था, इसके अंदर जिंक फॉस्फाइड था। और इसके पास 30,000 टैबलेट्स बनाने का इसके पास सामग्री था। फयाज प्रेमजी इसका नाम था, बायकुला एरिया के, मुंबई के बायकुला एरिया के अंदर ये था, और उसको पकड़ा गया और अभी इसकी इंटेरोगेशन चल रही है। अब आप देखिए कितना बड़ा कांड था कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता, तो आप सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे टेरर मॉड्यूल हो जाता। और भारत के सोशल मीडिया के अंदर अब डिबेट चल रहा है कि जी इसकी आइडेंटिटी क्या है। अब फयाज प्रेमजी इसका नाम है, वैसे तो ये एक सुन्नी मुस्लिम है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, जो नामचीन फेमस लोग हैं सो कॉल्ड सोशल मीडिया में, बोल रहे हैं ये इसने अपना मजहब छोड़ दिया है, ऐसा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। खैर, मैं अभी उस चीज में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि वो है नहीं है, वो तो हमें आगे मालूम पड़ जाएगा। ये तो आज ही हुआ है, कल भी रिपोर्ट्स आएंगे। लेकिन मेरा कहने का पॉइंट ये है कि मान लीजिए अगर ये सक्सेसफुल हो जाता,
आप सोचे किस तरफ का नैरेटिव बनाया जाता भारत के अंदर। आप लोग कमेंट्स में मुझे लिख के बता सकते हैं चैट में कि क्या हो सकता था, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता था, क्या क्या प्लान हो सकता था, राइट। तो ये बहुत खतरनाक चीज है आज जो हुई है, इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं, अब आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, माना जा रहा है एनआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, तो इस केस को हम ट्रैक करेंगे। अब तक का सबसे बड़ा टेरर अटैक हो सकता था ये। और मोदी जी सेशल्स में हैं, अब आज उन्होंने वहां पे सेशल्स में बैठ के, वैसे आज उन्होंने काफी 19 टेक अवेज अनाउंस किए हैं। इंडियन आर्मी की एक कंटिजेंट भी वहां पे थी, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया, और ये आज सेशल्स के अंदर ये चीज हुई। लेकिन मुझे एक चीज आज शेयर करना था आप लोगों के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आज पोस्ट किया सेशल्स के अंदर कि जी हमारे जो 19 टेकअवेज वो क्या क्या हैं। ओके, तो अब वो 19 टेकअवेज अगर मैं पढ़ रहा था कि पहला टेकअवे ये है कि हमने फास्ट पेट्रोल वेसल दिया सेशल्स को। दूसरा टेकअवे आउटकम है, ये पहला आउटकम है, हमने फास्ट पेट्रोल वेसल दिए, गिफ्ट किए। फिर हमने 10 यूटिलिटी व्हीकल्स भी दिए, लेजर रेडियल क्लास बोट्स भी दिए, फिर 6 एम्बुलेंस दिए, 5000 मेट्रिक टन का चावल दिया सेशल्स को, फूड सिक्योरिटी पार्टनर है हम। सीमेंट दिए 8500 मेट्रिक टन के डेवलपमेंट के लिए। हमने लोगो लॉन्च किया, हमने टेक्निकल एजुकेशन सेंटर ओपन किया, सेशल कोस्ट गार्ड किया, हमने उनके साथ का एक कोऑपरेशन किया। ड्रोनियर एयरक्राफ्ट को हमने अपग्रेड किया उनका, हमने कुछ डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं गिना क्यों रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों ये आपके साथ पूरा डिटेल शेयर कर रहा हूँ। फिर ये सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डायस्पोरा के बीच ऑफ सेशल्स के बीच में कुछ चीजें हुई। हमारा जो एमओयू साइन हुआ यूपीआई वहां पे करने के लिए। फिर हेल्थ केयर और ये सारी एग्रीकल्चर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमने किया, ये सब कुछ हमने किया। अब ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एक इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन ये 19 आउटकम दिए। हॉस्पिटल खोला, हम क्रेडिट लाइन भी दे रहे हैं उनको, उधारी भी दे रहे हैं, लेकिन मेरे को 19 आउटकम में से भी एक भी आउटकम इसमें हमें क्या मिल रहा है वो नहीं दिया। ये सारे के सारे तो हम उनको दे रहे हैं। एक मुझे आउटकम दिखा जहां पे हम लोग ये एक एक्स्ट्राडिशन का एक ट्रीटी साइन कर रहे हैं। आई थिंक वो एक हो सकता है, कोई बच के ना जाए, बट मोटा मोटा अगर मैं बोलूं 90% सिर्फ हम दे रहे हैं, तो ये आउटकम्स है हमारे। तो देखिए मैं अगेंस्ट नहीं हूं, आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, डिप्लोमेसी में ये हमें करना चाहिए। चाइना की तरह हम डेब्ट ट्रैप नहीं कर रहे हैं इन देशों को, आई थिंक इसमें बहुत ही एक अच्छी बात है ये। लेकिन धीरे धीरे आई थिंक हमारा जो अप्रोच है वो चेंज होना चाहिए, और हमें मिल क्या रहा है आउटकम में वो भी आई थिंक हमारे एमईए को पोस्ट करना चाहिए। और एजम्पशन आइलैंड के अंदर क्या हमें अलाउ किया जा रहा है बेस बनाने के लिए। तो 3 दिन का ट्रिप है मोदी जी का, अभी 1 दिन और है, तो अभी देखेंगे कि भाई कुछ हमें मिलता है वहां से। बट सी एज अ डेमोक्रेसी आई थिंक ये चीजें हमें पूछना चाहिए। अगेन मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन जेस्चर्स को, बट हमें कुछ मिलना भी चाहिए। हमने उनके पार्लियामेंट में आज एड्रेस किया, और उनके पार्लियामेंट में ऑपोजिशन वालों ने भी बहुत तारीफ किया कि आप लोग महान हो, भारत बहुत महान देश है। ये सब कुछ मैं यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बस ये जानना है कि कल जाके अगर अमेरिका वहां आता है, कुछ अगर प्रेशर डालता है, तो क्या सेशल्स हमारे लिए ना बोलेगा अमेरिका को? बस मुझे उतना ही जानना है। और हमको क्या वहां पे कुछ प्रेजेंस एडिशनल यहाँ पे मिल रहा है। वैसे एक और अपडेट था, मैंने पहले कवर नहीं किया, पाकिस्तान को लेके रह गया मेरा, कि ये जो पाकिस्तान ने आज ये दावा किया कि बीएलए के 11 सो कॉल्ड टेररिस्ट को दश्त, कुंबेला, मुश्तांग, शोर, कलात, बलोचिस्तान के अंदर इन लोगों को मारा है। अब आप सोचिए इनकी टाइमिंग देखिए, और सारे डीजीआईएसपीआर के ट्विटर अकाउंट्स ने इसको पोस्ट किया। ठीक है, फितना हुल हिंदुस्तान के टेररिस्ट को हमने मार गिराया, उनका कहने का मतलब है। सारे डीजीआईएसपीआर के ट्विटर अकाउंट्स इसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो बराबर उसी दिन होता है जिस दिन, 1 दिन बाद होता है, जब कराची के अंदर उनको जिल्लत सहनी पड़ती है पाकिस्तानियों को। तो अब आप सोचिए ये लोग किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, लाहौरी चोरण उनको दे रहे हैं, या बाहर के लोगों को दे रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज यहाँ पे ये चीज आज हुई। लेकिन इन सबके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हुई है कि इंडियन आर्मी के बहुत सारे ऑफिशियल्स पिछले 1 महीने के अंदर हमारे जो नॉर्दर्न डिफेंस ग्रिड को विजिट कर रहे हैं। अब आज हमारे सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी नॉर्दर्न कमांड गए, उधमपुर गए, फिर जो नगरोटा में गए, फिर फॉरवर्ड एरियाज में गए, राजौरी पूंछ में वो गए। फिर उनसे पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो अभी रिटायर हो रहे हैं, हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी टेक ओवर कर रहे हैं इस महीने, अभी 2 दिन में टेक ओवर कर लेंगे।
वो भी थे इन विजिट्स के अंदर। और फिर लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर पे भी यहाँ पे गए, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी वहां पे गए। तो बहुत सारा हलचल देखने को मिला है नॉर्दर्न ग्रिड के अंदर। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, इस चैनल में हम बारीक से चीजों को पे नजर रखते हैं, जो चीजें बाकी लोग भी नहीं रखते हैं वो हम इस चैनल में नजर रखते हैं। छोटी छोटी चीजों का काफी महत्व होता है। और आज लेकिन एक और चीज हुई, एक घुसपैठ पकड़ा गया है आज एलओसी के पास। जी हाँ, ये तीसरा इंसिडेंट है इस महीने। रईस खान नाम का एक पीओके का रेसिडेंट है, वो बालाकोट सेक्टर में पकड़ लिया। अब इससे पहले एक 9 जून को एक 14 साल का बंदा पकड़ा गया था। फिर पूंछ में अभी कुछ ही दिन पहले एक 26 ईयर ओल्ड कृष्णा घाटी में पकड़ा गया था, राइट। तो बहुत लोग अंदर घुस रहे हैं पीओके से। मतलब ये जो एक रेफ्यूजी क्राइसिस बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, हालांकि इनका जो इंटेंट है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भाई यहाँ पे टेरर अटैक कराने के लिए ये आ रहे हैं कि किस चीज के लिए वो आ रहे हैं, लेकिन ये चीज हुई है। और नेपाल को लेके आज एक अपडेट है, हमने नेपाल को एक भेंट दिया, एक गिफ्ट दिया। अब वो गिफ्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बलेन शाह जो हैं वो आजकल लिपू लेक और लिम्पियाधुरा की बहुत बातें करते हैं, लेकिन हम थोड़े महामानव हैं हम, तो हमने भी उनको थोड़ा आज गिफ्ट दे दिया। जो चाय के पत्तियों को हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, हमने इस चैनल में बहुत बार हमने बोला था, आज हमारी जो FSSAI जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने आज अप्रूव कर दिया। जी हाँ, नेपाल का जो एक मेजर वेरिएंट है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर दी गई हैं। अब हर एक कंसाइनमेंट की चेकिंग नहीं की जाएगी। अब 5 में से सिर्फ एक कंसाइनमेंट की चेकिंग की जाएगी। सिर्फ 20% कंसाइनमेंट्स चाय की पत्तियों की चेकिंग की जाएगी। और जो 1,500 टन जो चाय की पत्तियां नेपाली वेयरहाउस में अटके हुए थे, वो सब अभी फ्री हो गया और वो अब भारत आ रहे हैं। और हमारे जो खुद के जो दार्जिलिंग के चाय के पत्ते हैं, केरला से जो हमारे चाय के पत्ते हैं, कर्नाटका से जो है, हिमाचल से जो चाय के पत्ते हैं, उनके साथ नेपाली चाय की पत्ती compete करेंगे अभी। तो हमने अपना मार्केट का एक्सेस दिया है। देखिए यहाँ पे भारत ने एक, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि जानबूझ के किया है, मैं ऐसा कोई एलिगेशन अपने ही सरकार के ऊपर नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा किया है, राइट, तो वो एक वार्निंग शॉट था, हमने वो हटा दिया है। हम बस बता रहे थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। बलेन शाह ने पिछले एक हफ्ते में देखा है कि कैसे उनके 60 फैक्ट्रीज बंद हो गए थे, ठीक है। इसके वजह से हजारों लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया कि हमारा रोजगार चला जाएगा। और माना जा रहा है, अंदर की खबर है कि नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत के सरकार के साथ बात किया और ये चीज ये कराई है। और वेनेजुला के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने अपना ऑपरेशन एमिस्टार्ड किया है। 14,000 किलोमीटर फ्लाई करके 23 आवर्स तक फ्लाई करके गए। हमारे C-17 2 गए हैं। बीच में वो एक्चुअली उन्होंने रिफ्यूलिंग के लिए वो रुके भी थे। आइवरी कोस्ट में वो रुके थे बीच में। वैसे 200 पेशेंट के लिए उन्होंने मदद किया। वेनेजुला के अर्थक्वेक में हम अभी हेल्प कर रहे हैं। 81st क्वाड्रन के थे ये। एक इंटरेस्टिंग बात आज मोदी जी ने कही डिफेंस को लेके। वैसे वो है सीशल्स के अंदर, लेकिन मन की बात के अंदर आज उन्होंने एक बात कही जो मैंने पकड़ा। C295 डील के बारे में उन्होंने बोला। 21,935 करोड़ का एक C29 डील जो हमने किया है कार्गो एयरक्राफ्ट जो है एयरबस के साथ, वो मेक इन इंडिया है। तो मोदी जी ने बोला कि हमारा अभी पूरा मेक इन इंडिया के अंदर 40 ये वडोदरा में मैन्युफैक्चर होंगे। टाटा एडवांस सिस्टम इसको करेगा मैन्युफैक्चर। 56 हम ले रहे हैं, उसमें से 40 भारत में बनेंगे। MSMEs लोकल पूरा ये करेंगे। फिर उन्होंने ये भी बोला कि हमारा नेवी पावर जो है INS दोनागिरी, INS शंशक, INS अराग्या, ये हमने इंडक्ट किया। बाय द वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मेरा रह गया, मेरे को ये पहले शेयर करना था आप लोगों के साथ। चीनियों को लेके है, अभी मैं आपको शेयर करता हूँ। चीनी जो है ना, आज ना उनको बहुत ज्यादा आग लग गई थी। चीनियों ने आज कुछ ऐसी बात कही जो उन्हें करना नहीं चाहिए था, ठीक है। अब वो क्या करने, घटिया हरकत करने की कोशिश की चीनियों ने, वो हम समझते हैं। चीनियों का जो ये न्यूज़पेपर है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उसमें उन्होंने लिखा, आर्टिकल छापा कि भाई पाकिस्तान रैटल्स इंडिया विथ न्यू चाइनीज बिल्ड सबमरीन, स्टेल्थ सबमरीन, ठीक है। डर गए जी हम, हंगोर क्लास से एक सबमरीन आ गया एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का। ऐसा चाइना ने बोला कि जी अब ये 1971 के बाद में पहली बार ये सबमरीन को बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय किया जाएगा। तो पूरा यहाँ पे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में चीनियों ने यहाँ पे पब्लिश किया। वैसे ये मेनलैंड चाइना का आउटलेट नहीं है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, लेकिन माना जाता है कि अंदर वो एक सॉफ्ट रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेटिव है सीसीपी का, ठीक है, हार्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जिनुआ जैसा नहीं है, तो ठीक है, तो ये छापा। लेकिन देखिए सच बात तो ये है कि हमने एक हंगोर क्लास का इन्होंने इंडक्ट कर लिया। हमने तो पिछले 2 महीने के अंदर 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स और हमने एंटी सबमरीन वॉरफेयर के प्लेटफॉर्म्स इंडक्ट कर लिए, हेलीकॉप्टर्स, वॉरशिप्स, ये सारे हमने इंडक्ट कर लिए। तो वो हमने किसके लिए किए हैं? हमने गुल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं किया है, वो तो हमने इसी सबमरीन को मारने के लिए किया है ना। एक एयर इंडिपेंडेंट propulsion वाला सबमरीन क्या ले लिया, इन लोगों को लगता है कि भाई पूरा इन्होंने जंग ही जीत ली है। और चीनियों को मैं बस याद दिला दूं, आज ही के दिन डिफेंस सिक्योरिटी एशिया मैगजीन के अंदर आज ही के दिन आर्टिकल छपा है कि कैसे सिंगापुर का जो 218 सबमरीन जो है एयर इंडिपेंडेंट AIP वाला, वो एक्टिव है उस रीजन के अंदर। तो ये बात तो हम भी बोल सकते हैं कि चाइना का जो नेवी है उसको सिंगापुर का एक सबमरीन हिट कर सकता है मल्टीपल वॉरशिप्स को, उस लॉजिक से अगर हम लगाया जाए तो। क्या इसका मतलब यह है कि सिंगापुर चाइना से ज्यादा ताकतवर हो गया? नहीं ना। तो ये एक सबमरीन से कुछ नहीं होता जी, 4-5 सबमरीन से भी कुछ नहीं होता। हाँ, डेफिनेटली वो एक लीथल पावर है, इसमें कोई दो राह ही नहीं है, हमने खुद इस चैनल में डिस्कस किया है। डेफिनेटली वो हमारे लिए कंसर्न है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई पाकिस्तान रैटल्स इंडिया और समथिंग लाइक दैट। तो ये थोड़ा एग्जैजरेटेड है। वैसे मैं आपको बता दूं, अजीत दोवल जी का वांगी के साथ मिलने के बाद आज इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स चाइना के जिन्हुआ न्यूज एजेंसी के साथ मिलने गए हैं वैसे। जी हाँ, तो पीपल्स टू पीपल्स कॉन्टैक्ट सो कॉल्ड बढ़ाया जा रहा है चीनियों के साथ। और आज JP मॉर्गन ने फॉरेन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक फोरम के अंदर उन्होंने कहा कि चाइना अमेरिका का दुश्मन है। जी हाँ, वी शुड ट्रीट देम एज अ पोटेंशियल एडवर्सरी। उसने कहा कि चाइना के आसपास के जो भी देश हैं वो सारे परेशान है चाइना से, जापान, कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया, दे हैव पिस्ड देम ऑल। तो ये JP मॉर्गन चेस के CEO ने कहा है ये चाइना को लेके। तो अमेरिका का एक स्ट्रक्चरल ये तो है वो है, लेकिन कैलाश मानसरोवर का जो कल हमने बोला था कि चाइना ने घटिया हरकत की है, 52 यात्रियों को चाइना ने अलाउ नहीं किया, उनको वीजा नहीं दिया, नेपाल के अंदर अटके हुए हैं। भारत के NCP पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो है सुप्रिया सुले जो है, उन्होंने हाईलाइट किया था। आज हमारे MEA ने भी एडवाइजरी दे दिया कि जी जो भी टूर्स एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं वो पहले अपने एजेंसी से चेक कर लें कि वीजा मिला है तो ही वो जाएं। तो चाइना ये सारी चीजें आज कर रहा है और ये भी एक अपडेट था। तो दोस्तों तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ऐसे ही हम डेली अपडेट्स लेके आते रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।